तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, उसको हम छोटे से परिचय के रूप में जाना था। आज हम उसको डिटेल में कवर करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि संसाधन के प्रकार को हम लोग और कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग संसाधन के प्रकार को 4 भागों में और भी बांट सकते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जिसमें आ जाता है जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें एक जीव से उत्पन्न होती है और एक सजीव से हम लोग को प्राप्त होता है, उसे हम लोग जैव संसाधन बोलेंगे। जैसे कि हम लोग को पशु एवं वनस्पतियों से प्राप्त होती है तो उसको हम लोग जैव संसाधन कहेंगे। जैसे कि हम लोग वनस्पति से प्राप्त होने वाले संसाधन में देख सकते हैं, हम लोग वनस्पति जैसे कि पेड़ों के छाल से हम लोग औषधि बनाते हैं और पेड़ों के जो फूल एवं फल है उससे हम लोग गोंद और पढ़ाई की सामग्री बनाते हैं, उसको हम लोग जैव संसाधन बोलते हैं। वहीं हम लोग पशु से प्राप्त होने वाले संसाधन भी बहुत से हैं, जैसे गाय से हम लोग को दूध प्राप्त होती है, उसे हम लोग पशु से मिलने वाले संसाधन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि अजैव घटक मतलब अजैव संसाधन किसे कहेंगे। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें निर्जीव वस्तु से प्राप्त होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है चट्टान व दूसरा धातु। ठीक है, तो चट्टान जैसे कि लौह अयस्क एक निर्जीव वस्तु है जिससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है। वही हम लोग धातु देखते हैं तो सोना डायरेक्ट हम लोग को प्राप्त नहीं होता, वो हमें क्या बोलते हैं, एक निर्जीव वस्तु मतलब एक पत्थर से एक चट्टान से प्राप्त होता है, फिर उसको हम लोग यूज में लाते हैं तो वो हो जाता है अजैव संसाधन। ठीक है, अब दूसरा वही देखते हैं हम लोग समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो उसमें आ जाता है नवीनीकरण संसाधन और दूसरा अनवीनीकरण संसाधन। अब नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जो हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, और अनवीनीकरण संसाधन जो हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो नवीनीकरण संसाधन के हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है। वहीं हम देखेंगे कि जो अनवीनीकरण संसाधन कोयला और पेट्रोल वो हमारे पास केवल और केवल सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन होता है जिसको हम लोग समाप्यता बोलते हैं। ठीक है, अब वही हम लोग देखेंगे कि तीसरा जो भाग है, तीसरे प्रकार में हम लोग जो बांटे हैं उसको हम लोग स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं। स्वामित्व मतलब किसी व्यक्तिगत इंसान के अधीन या फिर किसी राष्ट्र के अधीन, मतलब आप स्वामित्व का मतलब समझ सकते हैं कि किसी के भी अधिकार में शामिल। ठीक है, तो व्यक्तिगत में उसमें स्वामित्व के आधार पर देखते हैं हम लोग व्यक्तिगत संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन में आप देख सकते हैं हमारे पास भूमि है, वो हमारा अपना होता है। ठीक है, उसके मालिकाना हक क्या होता है, हमारा होता है। व्यक्तिगत संसाधन में हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन मतलब हमारा मालिकाना हक, जिसमें हम लोग खुद उसके स्वामी होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन में पहला एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे भूमि। जैसे हम किसी भूमि को हमारे घर के लिए, घर बनाने के लिए या फिर किसी औद्योगिक क्षेत्र पे विकसित करने के लिए किसी भूमि को रखते हैं तो उसका स्वामित्व किसको मिलता है, हमें। ठीक है, वहीं किसी किसान को यदि खेत सरकार की ओर से प्राप्त होता है तो जो किसान है वो उस सरकार को लगान चुकाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग और भी कई चीजें देख सकते हैं, भूमि हो गया, घर हो गया, ये भी क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। वही हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर सामुदायिक संसाधन भी हम लोग को मिलता है। अब सामुदायिक संसाधन क्या हो जाएगा, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये क्या है, एक सामुदायिक संसाधन है। उसमें बिना किसी जाति भेदभाव के हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। वहीं शमशान घाट हो गया, वो भी एक सामुदायिक संसाधन है क्योंकि वहाँ हर जाति धर्म के लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब वही देखेंगे स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय संसाधन क्या हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जो कि पूरे राष्ट्र का है, जैसे कि खनिज हो गया,
कोई भी जगह हम लोग को खनिज प्राप्त होता है या फिर किसी के घर में भी प्राप्त होता है तो वो उसको सरकार को लौटा देगा, क्योंकि वो एक राष्ट्र का संसाधन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग रेल मार्ग देखते हैं, हम लोग सड़क देखते हैं, वो एक राष्ट्रीय संसाधन है, उसको पूरे राष्ट्र के लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही देखेंगे हम लोग स्वामित्व के आधार पर एक और संसाधन जिसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन में पूरे वर्ल्ड के लोग जिसको यूज कर सकते हैं, पूरे अंतरराष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र भी जिसको यूज कर सकते हैं उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में हम लोग उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जल मार्ग, ठीक है, और दूसरा देख सकते हैं महासागर, सागर, समुद्र, ये सब अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा, विकास के स्तर पर संसाधन। ठीक है, तो विकास के स्तर पर संसाधन एक हो जाता है संभावी संसाधन और दूसरा हो जाता है विकसित संसाधन। तो संभावी संसाधन वे संसाधन है जो हमारे देश, राष्ट्र या फिर क्षेत्र पर पहले से विद्यमान है लेकिन उसका उपयोग किया नहीं जा रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं भारत के पश्चिम में स्थित राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विकसित मात्रा है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या है, संभावी संसाधन के अंतर्गत आता है। अब दूसरा वही देखेंगे हम लोग विकसित संसाधन के अंदर। ठीक है, तो विकसित संसाधन वे संसाधन है जिसका सर्वेक्षण हम लोग पहले से कर चुके हैं लेकिन उसका जो मात्रा है उसको उपयोग में लाना है वो केवल और केवल निर्धारित कर दिया जा चुका है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में है पेट्रोल। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि संसाधन के प्रकार को हम लोग और कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो संसाधन का विकास के लिए और क्या क्या तरीके मनुष्यों द्वारा अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एक सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, जो सतत पोषणीय विकास है उसको क्यों किया जा रहा है, ताकि लोग जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उसको संसाधन प्राप्त हो सके, हमारा जो खनिज संसाधन है उसका उपयोग सही मात्रा में हो जाना चाहिए और उन लोग को जो भी संतुलन बनाए रखना है संसाधन के प्रति उसको जागरूक करने के लिए हम लोग सतत पोषणीय विकास को अपनाते हैं। वहीं हम लोग देखेंगे कि जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हम लोग क्या सम्मेलन रखे थे, रियो सम्मेलन रखे थे जो 1992 में हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ये सबको शामिल किया गया था। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और पर्यावरण से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग करने का हम लोग को सही मात्रा जानने के लिए हम लोग रियो डी जेनेरियो ब्राजील में रियो सम्मेलन रखे थे जो कि 1992 में है। ये मोस्ट IMP टॉपिक है। ठीक है, तो एजेंडा 21 जो यूएनओ के जो सम्मेलन में क्या किया गया था उसको स्वीकार किया गया था। अब एजेंडा क्या है, तो एजेंडा एक घोषणा पत्र था। ठीक है, एजेंडा 21 जो है एक घोषणा पत्र था जिसको यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। उसके अंतर्गत जो पर्यावरण से बचाने के लिए उपाय था, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए जो जितने भी प्रस्ताव उसमें रखे गए थे वो उस घोषणा पत्र के उद्देश्य में शामिल था। तो आप लोग को अभी तक समझ आ गया होगा कि संसाधन एवं विकास से हम क्या समझ सकते हैं और संसाधन को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, यह आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। और अभी हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट